सोचिए, हर बड़ी कंपनी के पीछे एक सीक्रेट रूल बुक होती है, एक ऐसी किताब जो उसके हर फैसले, हर कदम को कंट्रोल करती है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो असल में कंपनी की पूरी कहानी लिखता है। तो आखिर ये सीक्रेट कोड, ये कॉर्पोरेट डीएनए है क्या? असल में यही वो चीज है जो तय करती है कि भाई कंपनी चलेगी कैसे, बड़े फैसले कौन लेगा और असली पावर किसके हाथ में होगी। इसी को कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसको ना कंपनी का संविधान ही समझ लीजिए, एक ऑफिशियल रूल बुक जो सब कुछ तय करती है। और हाँ, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये कंपनी और उसका सभी हितधारकों के बीच एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये रूल बुक आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इन नियमों को बार बार अपडेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, शेयर होल्डर्स के पास कितनी पावर होती है ये भी जानेंगे, कंपनी में बॉस कौन है, फैसले कैसे होते हैं, एक बहुत बड़े बदलाव पर भी नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सारी बातें इतनी जरूरी क्यों हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, ये जो कंपनी के संविधान होते हैं ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इन्हें वक्त के साथ बदलना ही पड़ता है, इवॉल्व होना ही पड़ता है। और इसे समझने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। ये है दुनिया की जानी मानी अप्लायंस कंपनी हायर स्मार्ट होम के डॉक्यूमेंट से। इससे पता चलता है कि कैसे एक इतनी बड़ी कंपनी बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। यहाँ स्क्रीन पर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही गहरा बदलाव दिख रहा है। ध्यान से देखिए, कंपनी ने अपने मेन मकसद में एक शब्द जोड़ा है, कर्मचारी। अब वो सिर्फ शेयर होल्डर्स और लेनदारों की ही नहीं, बल्कि अपने कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की भी बात कर रही है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये कंपनी की सोच में एक बड़े बदलाव का इशारा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव करने क्यों पड़ते हैं? देखिए, जैसा हायर के डॉक्यूमेंट में भी लिखा है, इसके पीछे दो तरह के कारण होते हैं। एक तो बाहरी दबाव, जैसे सरकार के नए नियम आ गए या फिर स्टॉक एक्सचेंज की कुछ नई शर्तें हैं, और दूसरा कंपनी के अंदरूनी फैसले। मान लीजिए कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही है। अच्छा, अब आते हैं शेयर होल्डर्स पर, मतलब कि वो लोग जो असल में कंपनी के मालिक होते हैं। ये जो लाइनें स्क्रीन पर हैं, ये सीधे उनके आर्टिकल से ली गई हैं और ये साफ साफ बताती हैं कि पावर और जिम्मेदारी का ये गेम कितना सीरियस है, कितना लीगली बाइंडिंग है। मतलब शेयर होल्डर कंपनी पर केस कर सकता है, कंपनी शेयर होल्डर पर। यहां हर कोई एक दूसरे के प्रति जवाबदेह है। ये एक टू वे स्ट्रीट है। तो सवाल ये है कि शेयर होल्डर्स अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते कैसे हैं? ये नियम सिर्फ कागज पर नहीं है, आर्टिकल्स में साफ साफ लिखा है। अगर किसी के पास सिर्फ 1% शेयर भी हैं, तो वो कोई प्रस्ताव ला सकता है, और अगर 10% शेयर हैं, तो वो एक पूरी मीटिंग बुलवा सकता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, वो कंपनी के बड़े फैसलों पर वोट करते हैं। अब ये समझते हैं कि कंपनी में फैसले लिए कैसे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर फैसला एक ही तरह से होता है। अलग अलग तरह के फैसलों के लिए अलग अलग लेवल की मंजूरी चाहिए होती है। यहाँ पर दो मेन तरह के रेजोल्यूशन होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी यानी साधारण, और दूसरा स्पेशल यानी विशेष। अब जो रोजमर्रा के फैसले हैं, जैसे एनुअल रिपोर्ट पास करना, उसके लिए 50% से ज्यादा वोट काफी हैं। लेकिन जब बात बड़े फैसलों की हो जो कंपनी की पूरी दिशा बदल सकते हैं, जैसे कि कंपनी के संविधान को ही बदलना या किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर करना, तब चाहिए होता है 2/3 से भी ज्यादा का बहुमत, मतलब एक बहुत बड़ी सहमति। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इस 2 टियर वोटिंग सिस्टम से एक बहुत अच्छा बैलेंस बनता है। रोज के काम फटाफट होते रहें और जो बड़े गेम चेंजिंग फैसले हैं उन पर सबकी सहमति हो, एफिशिएंसी भी और कंसेंसस भी। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े बदलाव पर आते हैं जो इस डॉक्यूमेंट से निकलकर सामने आया है। ये कहानी में एक बड़ा मोड़ है। आमतौर पर क्या होता है कि कई कंपनियों में एक बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स होता है। इसका काम होता है मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नजर रखना, एक तरह से चेक रखना कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं या नहीं, मतलब एक इंटरनल वॉचडॉग की तरह। लेकिन हायर के डॉक्यूमेंट में एक पैटर्न दिखता है। बार बार ये जो बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर शब्द है, इसे हटाया गया है और इसकी जगह पर लाया गया है ऑडिट कमेटी को, जो कि मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही एक हिस्सा है, उसी की एक कमेटी है। तो इस बदलाव का मतलब क्या है? सीधा मतलब ये है कि निगरानी यानी ओवरसाइट का एक पूरा का पूरा लेयर ही खत्म कर दिया गया। अब वो सारी जिम्मेदारियां मेन बोर्ड की ही एक कमेटी संभाल रही है। और जैसा कि डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा भी है, ये एक सोचा समझा फैसला था ताकि गवर्नेंस को और स्ट्रीमलाइन किया जा सके और सारी जवाबदेही एक ही जगह पर आ जाए। ये आजकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक मॉडर्न ट्रेंड भी है।
तो अब तक हमने इन नियमों को तो समझ लिया, पर असली सवाल ये है कि ये कागजी नियम असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में क्यों इतने जरूरी हैं? चलिए अब इसे समझते हैं। बात यह है कि ये नियम सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, इनसे बनता है भरोसा, ट्रस्ट। ये एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो स्थिर हो, प्रिडिक्टेबल हो। जब नियम बिल्कुल साफ होते हैं तो इन्वेस्टर्स को पता होता है कि उनका पैसा सुरक्षित है। इससे उनका भरोसा बढ़ता है, कंपनी में एक स्थिरता आती है और यह भी पक्का होता है कि फैसले लेने का तरीका पारदर्शी और निष्पक्ष है। और ये सब शुरू होता है एक अच्छे वेल डिफाइंड कॉर्पोरेट संविधान से। और अगर इसकी स्केल को समझना है तो जरा इस नंबर पे नजर डालिए। ये हायर स्मार्ट होम की रजिस्टर्ड कैपिटल है, 9.4 बिलियन युआन से भी ज्यादा। सोचिए, एक अकेला डॉक्यूमेंट इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालता है। इससे नियमों की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आखिर में बस यही सोचने वाली बात है, किसी भी कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसकी नींव होता है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये कंपनी के वादों, उसके काम करने के तरीके और उसकी पावर स्ट्रक्चर का सबूत है। तो अगली बार जब किसी कंपनी के बारे में सोचा जाए तो ये सवाल जरूर मन में आना चाहिए, क्या इसके नियम पढ़े बिना इसमें इन्वेस्ट करना सही होगा?